हेलो फ्रेंड्स, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त और आपको पढ़ाएगा आज सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। तो क्या होता है सर्किट डायग्राम, क्या होता है ओम्स लॉ, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें रेजिस्टेंस की, क्या होता है रजिस्टर, ये सब डिस्कस आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम हमेशा खुश रहें, तो इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर है और इससे पहले मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा कि यह क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम। क्या होता है सर्किट डायग्राम? तो देखिए, इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के सिंबल्स, सही है ना, जो किसने रिप्रेजेंट किए थे? जॉन जैकब बर्जीलियस ने। तो आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी थी एलिमेंट्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने की? वो इसलिए ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हम कभी भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका डायग्राम नहीं लिख सकते, नहीं बना सकते, और या ना ही तो उनका हम हर जगह उनका नेम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट्स का नेम हम लोग कुछ और यूज़ करते हैं और दूसरे कंट्री के जो लोग होते हैं वो कुछ और यूज़ करते हैं, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस वजह से वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक सिंबल रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि किसी भी देश का हो वो समझ जाए कि वो वहाँ पर क्या लिखा है अपनी अपनी लैंग्वेज में। तो इसी तरह सर्किट डायग्राम जो है वो सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, जो कि हम उनका जो डायग्राम है वो पेज पर आसानी से नहीं बना सकते, या जो बना सकते हैं वो भी लेट बनाएंगे। तो हमें फिजिक्स से पढ़ रहे हैं, हम आर्ट नहीं पढ़ रहे, इस वजह से हमें कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने सर्किट डायग्राम के लिए आपके लिए, वो ये है कि दीज आर द सिंबल्स एंड द साइन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पेज। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो कुछ यहाँ पर सर्किट डायग्राम्स हैं, जैसे एन इलेक्ट्रिक सेल का जो सर्किट डायग्राम है वो ये है। ठीक, ये बैटरी का है। बैटरी कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ओके, तो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। और ये प्लग की थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए इसको। ये ऑफ की सिचुएशन है और ये ऑन की सिचुएशन है। रियल इनमें क्या होता है, रियल में कैसे होते हैं, तो ये ऐसे कुछ होते हैं। रियल में ये दो पॉइंट्स होते हैं, इनके बीच में एक कंडक्टर लगा होता है। तो जब ये कंडक्टर जुड़ा होता है तब इसको ऑन कहते हैं। तो जब हम नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो यहाँ से हम एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होता है, ये आगे इधर चला आता है। तब क्या होता है, ये कुछ इस तरह हो जाता है, तो यहाँ पर ये ऑफ हो जाता है। और इसी को मैंने कुछ इस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है आपके लिए। तो ये रियल थे और ये इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके थे। अब वायर जॉइंट पढ़ते हैं। वायर जॉइंट क्या होता है? वायर जॉइंट होता है जैसे कि यहाँ पर हमने एक वायर लाए और यहाँ से एक वायर लाए और यहाँ से एक वायर लाए, अब हमने उन तीनों को ज्वाइंट कर दिया तो करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वायर को लाते तो हैं पर ज्वाइंट नहीं करते, उसको ऊपर से ले जाते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये है। और जब वायर ज्वाइंट रहती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये रहे। बल्ब को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ये है। रेजिस्टेंस, जो कि मैं आपको इसी वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगा कि आखिरकार रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या ज़रूरत है उसकी। ये रेजिस्टेंस का साइन है, तो आप एज ए इंफॉर्मेशन इसको जाने रहिए और आगे के लिए आप इसको नॉलेज जानिएगा। रेयोस्टेट, रेयोस्टेट रेजिस्टेंस को रेगुलेट करता है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊँगा। रेयोस्टेट का साइन ये होता है, ये दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब वायर को हम तिरछा लेकर जाते हैं तो इस तरह का, और जब वायर को ऊपर से लेके आया जाता है तो इस तरह का। एमीटर और वोल्ट मीटर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्कस किया हुआ था और इनका रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको एक सर्किट डायग्राम के थ्रू दिखाया भी था। एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है या पोटेंशियल डिफरेंस उसी कहते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हिस्ट्री पहले जानेंगे, फिर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और फिर उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ एक ऑब्जर्वेशन था जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1827 में ओम्स लॉ को डिस्कवर किया था। इनका जो बर्थ था वो 1787 में हुआ, और जो ये इनकी डेथ हुई तो 1854 में हुई। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम ने एक ऑब्जर्वेशन देखा, एक ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते वक्त या डिस्कवर करते वक्त। उसको इन्होंने नहीं डिस्कवर किया, उन्होंने इस पर रिसर्च की थी इलेक्ट्रिसिटी पर। तो उन्होंने रिसर्च करते वक्त एक एक कॉमन चीज़ पाई हर एक जगह। वो कुछ इस तरह थी। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दुनिया वालों के सामने रखा। वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए, उन्होंने बोला कि एक एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference or voltage across the two ends is directly proportional to the current flowing through it। तो आई होप समझ गए होंगे आप क्या है इसका। कुछ नहीं, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, और जितना कम वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। इट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज वोल्टेज एंड I इज करंट। ये सेम उसी तरीके से है जिस तरह मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि एनर्जी। तो आप देखिए, आखिरकार करंट को रन कौन करवाता है? वो बैटरी। बैटरी में होता क्या है? यही तो होता है वोल्ट। वोल्ट ही तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जितना ज़्यादा बैटरी में एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और जितना ज़्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे कि आप हैं, आपके पास एनर्जी है, आप किसी काम को 2 घंटे तक करते हैं, और एक दिन आपने खाना नहीं खाया, तो आप उसी काम को सिर्फ आधे घंटे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी कम हो गई तो आप काम कम कर पाए। अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती तो आप काम ज़्यादा कर पाते। तो सेम उसी तरह यहाँ पर भी है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इट मीन्स V इज when V is great, when V is big then I is also big, when V is small then I is also small। ओके, तो यहाँ पर एक, जब भी हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? वो कांस्टेंट है यहाँ पर R। V इज इक्वल टू I इंटू R, वेर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, I इज इक्वल टू करेंट एंड V इज इक्वल टू वोल्टेज। देखिए ये आ गया रेजिस्टेंस जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था। यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ था ना रेजिस्टेंस, ये रहा। इसके बारे में ये रहा रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं आपको अगली स्लाइड में चलिए पढ़ाता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है, और इसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज दूंगा आपको। दोस्तों ये देखिए आ गए हम रेजिस्टेंस में। तो चलिए पढ़ते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले इसका एक बेसिक सी डेफिनेशन स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज through it। It is a constant for the given metallic wire at a given temperature। ये जरूर याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्टेटमेंट में यानी ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में भी बताया था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर बदला, ओम्स लॉ बदला। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पर ये आप देख लीजिए कि एक रेजिस्टेंस क्या होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो कि चार्ज को फ्लो होने के लिए एक रेजिस्ट अप्लाई करती है। इट इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है फॉर द गिवन मेटेलिक वायर। किसी भी मेटेलिक वायर के लिए ये कांस्टेंट होती है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मीन्स जैसे कि लोहा है, लोहे का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ कांस्टेंट है, मान लीजिए R। तो लोहे का रेजिस्टेंस R है। कब? जब 30 डिग्री सेल्सियस में रहेगा तब। अगर 30 डिग्री से ग्रेट यानी ज़्यादा होगा, 40 डिग्री सेल्सियस में होगा, तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यही यहाँ पर कहना चाहता है कि इट इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये अब रजिस्ट करता कौन है इसको?
तो देखिए हर एक कंडक्टर के अंदर एटम्स होते हैं। एटम्स क्या करते हैं, उन चार्ज को फ्लो करते वक्त उनके ऊपर अट्रैक्ट या रिपल करने का एक अट्रैक्शन आपने पढ़ाई है पहले भी। तो चार्ज होता क्या है, प्लस या माइनस चार्ज। तो लेकिन यहाँ पर जो करंट होता है वो प्लस चार्ज होता है, करंट प्लस चार्ज होता है। और नहीं सॉरी, करंट प्लस चार्ज या माइनस चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिसिटी में वो प्लस चार्ज होता है। और जो यहाँ पर पीछे से एक और निकलता है जिसको वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो भी होते हैं यहाँ पे माइनस चार्ज। तो ये एक मैंने आपको पढ़ाया है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। इट इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। कौन लगाता है रेजिस्टेंस, एटम्स लगाते हैं, ठीक है। और ये हर एक कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है एट अ गिवन टेम्परेचर। तो कुछ यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि हम कर लेते हैं। इसका जो सिंबल है वो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है एस्टिमेट करने के, वो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई है, ठीक है। एसआई यूनिट जो है वो इसकी ओम है, सॉरी ओम को मैंने ओम लिख दिया, वो ओम है, ठीक है। ओम को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इसको इस वर्ड को इस जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ओमेगा वर्ड से लिया गया है। उसका भी कुछ रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, उस वर्ड से इसको लिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करने वाले हैं, तो देख लीजिए वो आंसर क्या है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स, आखिरकार वो ओम क्या है। ओम डिफाइन 1 ओम कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए कि आखिरकार क्या होता है 1 ओम। 1 ओम कब निकलेगा, आप समझ गए होंगे कि जब वोल्टेज 1 होगा और करंट भी 1 होगा। तो इफ द वोल्टेज अक्रॉस द ends of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. I hope you clear this definition of 1 ohm. Okay, now we will discuss our important note। हमेशा की तरह जो हमेशा हम पढ़ते चले आ रहे हैं, एक नोट और एक फैक्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया है, वही है जो जॉर्ज साइमन मैंने आपको बताया था, जॉर्ज साइमन ओम के बारे में। तो नोट क्या है इसमें, जो कि मैंने आपको बोला था रियोस्टेट पढ़ाने के लिए, वही है इसमें नोट। देखिए क्या है, एक एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट करंट थ्रू विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर उसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट आप चाहे जो कहें, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेजिस्टेंस को रेगुलेट या करंट को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज को बिना चेंज किए। और ये कैसे होता है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे समझ में आएगा, जब आपको मैं डिपेंडेंसी पढ़ाऊंगा इसकी रेजिस्टेंस की, तो वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आखिरकार कैसे रियोस्टेट वर्क होता है, ठीक है। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट सा एक ठो जो मैंने आपको बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा रजिस्टर, वो भी पढ़ लेते हैं। रजिस्टर कुछ भी नहीं होता, वो एक कंडक्टर हैव सम एप्लीकेबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रजिस्टर। मतलब एक कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस होता है करंट का, तो वो रजिस्टर कहलाता है। देखिए हर एक कोई भी कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस जरूर लगेगा, तो सभी कंडक्टर रजिस्टर जरूर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो कि कन्वेंशनली है, वो रियल में नहीं होता, कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन और रियल में बहुत अंतर है। कन्वेंशन मान लिया जाता है और रियलिटी में वो होता है, वो रियल होता है, ठीक। तो देखिए होता क्या है, ये जैसे एक सर्किट डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक। तो होता क्या है कि जो इसमें बैटरी में जो चार्ज होता है वो प्लस की तरफ से फ्लो करना स्टार्ट करता है। चार्ज मीन्स दैट वो जो चार्ज मैंने आपको पढ़ाया था। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो निगेटिव की तरफ से फ्लो करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की उल्टी दिशा में फ्लो होता है, मतलब जिस तरफ से चार्ज फ्लो होता है उसी तरफ से करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ से फ्लो होते हैं उसके उल्टी दिशा, मतलब कि उसके उल्टे तरफ से करंट फ्लो होता है। तो ये एक कन्वेंशन है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ये आपको अगले चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो thank you for watching my video, and please subscribe my channel, share my video and press the like button. Thank you and have a nice day.